Moving further into ray optics, last topic that we discussed in the previous session was apparent and real depth. Okay, and now we'll talk about the next title from ray optics, that is total internal reflection. Total internal reflection, TIR. TIR के बारे में बात करेंगे, इसकी कंडीशंस हैं, एक्सप्रेशंस हैं और एप्लीकेशंस हैं. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, इस पर डिस्कस करेंगे व्हाट दिस इज अबाउट. ओके, तो एक सेटअप के थ्रू इसको पहले दिखाते हैं, एक अरेंजमेंट डायग्राम के थ्रू दिखाते हैं, वहां से इसकी क्लियरिटी आ जाएगी, फिर अपन बाकी का केस देखते हैं. ये हमारे पास एक इंटरफेस है, इसके नीचे की तरफ जो है वो डेंसर मीडियम है और ऊपर की तरफ मान लिया रेयरर मीडियम. रेयरर और डेंसर मीडियम, यहां पर एक पॉइंट है ओ, ऑब्जेक्ट. अब हम इससे अलग अलग एंगल पे रेज को दूसरे मीडियम में एंटर करवाना चाह रहे हैं. ठीक है, अगर एक रे बिल्कुल परपेंडिकुलरली अगर मैंने इंसिडेंट करवाई है तो हमें पता है कि वो बिना रिफ्रैक्ट हुए निकल जाएगी, है ना. दैट केस इज क्लियर, बात भी करी थी अपन ने, ये हो गया. फिर किसी भी रैंडम एंगल पे अगर अपन इंसिडेंट करवाते हैं, वहां पे नॉर्मल बना दी और एक रे ऑफ लाइट गई और पॉइंट पे इंसिडेंट, अब क्या होने वाला है? अभी भी स्ट्रेट निकल जाएगी क्या? नहीं, अब रिफ्रैक्ट हो. और रिफ्रैक्शन कहां से कहां होगा? टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल? अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्योंकि लाइट डेंसर से रेयरर में जा रही. तो ठीक है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल एक बेंडिंग हुई, मतलब उसका जो ओरिजिनल पाथ होना चाहिए था वहां से वो जरा सी बेंड हो गई. ये बेंडिंग दिखा दी अपन ने, ये बेंडिंग दिखा दी. ठीक है, क्लियर है. कोई एंगल ऑफ इंसिडेंस रहा होगा और कोई एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन रहा होगा. ठीक, क्लियर केस है ना. फिर क्या हुआ, हमने जब एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ाया, हमने नेक्स्ट नॉर्मल पे इंसिडेंस करवाई लाइट, अगले पॉइंट पे, अगले पॉइंट पे करवाई. ये लाइट गई और अगर मैंने आई बढ़ाया तो आर भी बढ़ा होगा. आई बढ़ाते तो आर भी बढ़ जाता है. आर बढ़ते बढ़ते एक टाइम ऐसा आया कि आर जो है, ये रे यहाँ चली गई, यानी 90 डिग्री हो गया. एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो गया. एंगल ऑफ इंसिडेंस कुछ ना कुछ रहा होगा, लेकिन एंगल इतना रिफ्रैक्ट हुई लाइट कि पूरी बेंड हो गई, 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो गई. इस समय जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है इसको IC कहते हैं, क्रिटिकल एंगल. ऐसा एंगल जिसपे लाइट 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो जाए, एक ऐसा एंगल ऑफ इंसिडेंस जिसपे लाइट 90 डिग्री पे रिफ्रैक्ट हो जाए, वो IC कहलाता है. और अगर हमने उससे ज्यादा एंगल पे लाइट को इंसिडेंट करा, IC से भी बड़े एंगल पे अगर मैंने लाइट को इंसिडेंट किया, तो लाइट वापस उसी मीडियम में अंदर रिफ्लेक्ट हो जाती है. इसको TIR कहते हैं, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हो गया लाइट का. पूरी पूरी लाइट दो अलग अलग मीडियम के इंटरफेस के बावजूद विद इन द मीडियम रिफ्लेक्ट हो जाती है. इस प्रोसेस को TIR कहते हैं. यहाँ पे जो एंगल है वो एंगल IC से बड़ा होता है, लाइट रिफ्रैक्ट कर दी जाती है और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाता है. एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्रिएट हो जाता है. दिस इज अ टोटली रिफ्लेक्टेड लाइट. टोटली रिफ्लेक्टेड, अंदर आ गई पूरी.
टोटली रिफ्रैक्टेड, मतलब इतना बेंड हुई कि वापस सेम मीडियम में आ गई। हुआ हम पे वे कंपेयरिंग इट विद रिफ्लेक्शन, कंपेयरिंग इट विद रिफ्लेक्शन, क्योंकि ये तभी होता है जब लाइट अब सेम मीडियम में वापस अंदर आ जाती है। और यहाँ पे ये हुआ है कि रिफ्रैक्शन एंगल आर बहुत बड़ा है, तो वो मीडियम में अंदर आ गया वापस। ठीक है, ओके। तो टी आई आर, इसको टी आई आर कहते हैं, ये जो प्रोसेस हुआ है लाइट के वापस अंदर आने का, ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहलाता है। सॉरी, इस वाले केस में क्योंकि नॉर्मल इधर आ गई, हर बार जो एक्यूट एंगल क्रिएट होता है उसी को आर कंसिडर किया जा सकता है, एनी टाइम एनी वेयर एनी कॉन्सेप्ट। जब भी आर की बात होगी तो वो, देखो कोई लाइट गई, नॉर्मल बनी है, एक ये भी है और एक ये भी है, इसी की बात कर रहे हैं अपन, है ना। तो क्या होता है कि जो नॉर्मल के साथ में जहां भी छोटा एंगल बन रहा होगा, मतलब एक्यूट रेंज में, वो आर में आ जाता है। और क्योंकि मैं इसको रिफ्लेक्शन में डील कर रहा हूँ, हम इसको रिफ्लेक्शन से कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए भी हमने फिर सेम साइड वाले मीडियम के एंगल को ही काय में डाला है, आर में डाला। ठीक है, आर में लिया। ओके, और एक और चीज देख सुनो, जैसे मान लो साइन 60 डिग्री होता है ना, इसकी वैल्यू है अपने पास ये, ठीक है। और अगर मैं साइन 120 डिग्री लूंगा, उसकी वैल्यू भी यही होगी। तो अगर मेरा ऑब्ट्यूज एंगल बन भी रहा होगा तो भी वो, क्योंकि साइन निकालते हैं ना अपन तो हर एंगल का, साइन आर, तो अगर मान लो 120 बन रहा होगा तो भी मेरा आंसर तो किसके हिसाब से ही आने वाला है वापस, 60 तो वो अंदर ही हो जाता है। थीटा और 180 माइनस थीटा साइन थीटा में सेम होता है ना। ठीक, तो ऐसे भी मैच कर जाता है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में डिस्क्रिप्शन डालते हैं टी आई आर के बारे में। तो टी आई आर कब होगा? दो कंडीशन। पहला, लाइट को डेंसर से रेयर में जाना चाहिए, कंपलसरी। और दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा होना चाहिए। ये दो रिक्वायरमेंट होती है, और यही रिक्वायरमेंट बोर्ड एग्जाम में बार 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 पूछी जाती है। इनको अपन अभी इंक्लूड करेंगे कंडीशंस के नाम से। तो पहले अपन क्रिटिकल एंगल को स्ट्रेट कर देते हैं, और टी आई आर को स्ट्रेट कर देते हैं। ठीक, दो पॉइंट डालते हैं। पहले क्रिटिकल एंगल, क्रिटिकल एंगल, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, it is the angle of incidence in denser medium, it is the angle of incidence in denser medium for which angle of refraction in rarer medium is 90 डिग्री। क्रिटिकल एंगल वो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है जिसकी वजह से रेयर मीडियम में जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बनने वाला है वो 90 डिग्री हो गया हो। ठीक है, अब टी आई आर को डिफाइन कर देते हैं। टी आई आर, डू यू गाइस रिमेंबर 10th में नाम कहाँ पढ़ा था आपने? रेनबो। हाँ, रेन ड्रॉप के अंदर टीआईआर हो रहा था रेनबो के बनने के दौरान, यस। हाँ, तब वो भी बात हुई थी कि यार ये टॉपिक डिटेल में आगे जाके आता है, कवर होता है। चलिए, हाँ, तो भाई जैसा आपने डायग्राम में देखा हम उसी को स्टेट कर रहे हैं। इट इज द फिनोमेना, इट इज द phenomenon in which
It is the phenomenon in which a ray of light traveling, a ray of light traveling at an angle, at an angle of incidence greater than critical angle, इसलिए अपन ने उसको भी डिफाइन कर दिया पहले ही, ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल फ्रॉम डेंसर टू रेयरर मीडियम, मस्ट रिक्वायरमेंट है ये, denser to rarer medium is totally reflected back into denser medium, into denser medium. ओके, अब इसकी दो कंडीशंस को शॉर्टलिस्ट कर देते हैं, ऑल्दो डेफिनेशन में आ गई हैं, बट स्टिल बिकॉज दैट इज यूजुअली आस्क्ड. कंडीशंस फॉर TIN. दो पॉइंट सेग्रीगेटेड और शॉर्टलिस्टेड दिख जाएंगे, सही रहेगा क्योंकि ये मल्टीपल टाइम्स पूछा जा चुका है. पहला, light must travel from denser to rarer medium. And second, angle I should be greater than angle R. Sorry, angle I should be greater than IC, यानी critical angle. Angle of incidence should be greater than critical angle. Critical angle. ठीक है, अब हमें इससे रिलेटेड एक एक्सप्रेशन जनरेट करना है. रिलेशन बिटवीन, ये भी इन्वॉल्व होता है एमसीक्यूज में, ये वाला पार्ट एमसीक्यूज में काफी इंक्लूड होता है. रिलेशन बिटवीन क्रिटिकल एंगल एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, इन दोनों के बीच में रिलेशन पता लगाने वाले हैं. क्रिटिकल एंगल और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बीच में रिलेशन पता लगाएंगे स्नेल्स लॉ के थ्रू. फ्रॉम स्नेल्स लॉ, sin I upon sin R is equal to 2 mu 1. ये दिखा देते हैं कि हम डेंसर को 2 ले रहे हैं, डेंसर को अपन मीडियम 2 ले रहे हैं और रेयरर को मीडियम 1 ले रहे हैं, और लाइट अपने को पता है कि डेंसर से रेयरर में जा रही है. ठीक है, जो कि 1 mu 2 का रेसिप्रोकल होता है, क्योंकि मेनली मेरे को ग्लास से मतलब है ना, ऊपर तो एयर है. 1 मतलब एयर यूजुअली, 2 मतलब कोई मीडियम, तो मैंने 2 का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ले लिया विद रिस्पेक्ट टू 1, ऐसा यूं कर दिया, उसको रिलेट कर दिया अपन है ना. अब TIR कब हो रहा है? जब, अच्छा, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल ले रहे हैं अपन, उस समय रिफ्लेक्शन कितना है? 90. सब्सटीट्यूट कर देते हैं, स्नेल्स लॉ में सब्सटीट्यूट कर देते हैं. साइन IC अपॉन साइन 90 इज इक्वल टू 1 अपॉन 1 mu 2
यानी डेंसर मीडियम विद रिस्पेक्ट टू रेयर मीडियम, साइन 90 कितना हो जाता है 1। तो यहां से 1 μ 2 कितना आ गया 1/sin I c। ठीक है। और अगर रेयर मीडियम में एयर है, फर्स्ट वाला मीडियम अगर एयर है और दूसरा कोई भी मीडियम हो सकता है मतलब, तो μ1 जो है वो 1 हो जाएगा, है ना। तो फिर रिलेटिव रिफ्रैक्टिव मतलब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू 1/sin c। आई सी को सी भी लिखते हैं, आई सी को ही सी भी लिखते हैं, क्रिटिकल एंगल, थोड़ा सिंप्लीफाइड दिखाने के लिए। ये रिलेशन है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल के बीच में। आई सी और सी एक ही बात है, सिर्फ रिप्रेजेंटेशन बदला और कुछ नहीं। और ये क्या आ गया, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम, एयर की कंपैरिजन में कर दिया ना, क्योंकि इसी फॉर्मूले पे एमसीक्यू आते हैं, ये जो लिखा है अभी अपन ने। म्यू दिया होता है तो सी बताना होता है, सी दिया होता है तो म्यू बताना होता है, एंड सो ऑन, मतलब लाइक दैट। ठीक है, काम आएगा रिलेशन। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और क्रिटिकल एंगल एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। मीडियम जितना ज्यादा डेंस होगा उतने कम एंगल पे ही टी आई आर हो जाएगा। ओके, तो ये टी आई आर का सेक्शन था। इसी के एप्लीकेशंस कवर करने हैं कि हमारे आसपास ये फिनोमिना कहाँ कहाँ देखने को मिल रहा है, कहाँ कहाँ ऑब्जर्व हो रहा है। वो कवर होगा इन द फॉर्म ऑफ एप्लीकेशंस ऑफ टी आई आर। एसर्शन रीजनिंग वगैरह जनरेट होती है एप्लीकेशन वाले पार्ट में से। एप्लीकेशंस ऑफ टी आई आर हम देखने जा रहे हैं कि ये फिनोमेना हमारे आसपास कहाँ कहाँ इस्तेमाल हो रहा है और कहाँ कहाँ इसको देखा जा सकता है टी आई आर को होते हुए। ठीक है, चलिए। उसमें पहला केस है स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड्स। हीरे की जो चमक होती है वो टी आई आर की वजह से होती है, स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। डायमंड का चमकना, डायमंड की जो शाइन आती है, जो उसका ग्लो आता है, जो उसका लुक आता है, वो टी आई आर की वजह से आता है। क्योंकि लाइट जब एक बार डायमंड के अंदर एंटर करती है, बाहर नहीं आ पाती, अंदर के अंदर ही टी आई आर करते 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 ढेर सारे मूवमेंट्स करती है। तो अंदर के अंदर ही ग्लो जनरेट होता है, अलग अलग कलर जनरेट होते हैं विबग्योर के। स्पार्कलिंग ऑफ डायमंड। ठीक है। डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है ना वो बहुत छोटा होता है, तो जैसे ही लाइट एंटर करती है वो अंदर ही टी आई आर करती रह जाती है मल्टीपल टाइम्स। ओके, क्रिटिकल एंगल, इसका रीजन बता रहे हैं। क्रिटिकल एंगल ऑफ डायमंड इज वेरी स्मॉल, और ये होता है 24.4 डिग्रीज का, उसका क्रिटिकल एंगल होता है डायमंड का, जो कि बहुत छोटा है। और बहुत ही इजीली ऐसा होगा कि लाइट इससे बड़े एंगल पे एंटर करेगी, और अगर लाइट इससे बड़े एंगल पे एंटर करेगी तो टी आई आर करती रह जाएगी, क्योंकि ये उसका क्रिटिकल एंगल है, उसका आईसी है ये, डायमंड का, डायमंड का आईसी है। फेसेस ऑफ डायमंड, जो कहा जाता है ना हीरे को कैसे तराशा जा रहा है, उससे उसकी वैल्यू, उसका प्राइस डिसाइड होता है। फेसेस ऑफ डायमंड जब वो बनाया जा रहा होता है, आर सो कट
तो बनाने वाले को इस तरीके से एजिस में कट लगाई हूँ, नहीं डिजाइन देने के लिए बस हेक्सागन शेप दे दिया। उनको इस तरीके से कटिंग करनी पड़ती है ताकि लाइट ज्यादा से ज्यादा टीआईआर करे और एंगल ऑफ इंसिडेंस इससे बड़ा हो जाए, ये सब देखा जाता है। आर सो कट दैट द लाइट एंटरिंग द क्रिस्टल लैटिस, डायमंड एक क्रिस्टल होता है और क्रिस्टल के पूरे शेप को क्रिस्टल लैटिस कहते हैं, सफर्स टीआईआर, और वो लाइट में टीआईआर होने लग जाता है। वो लाइट अंदर के अंदर ही टीआईआर करती है, कलेक्ट हो जाती है, तो ग्लो आता है। लाइट अंदर कलेक्ट हो जाती है इस पर डायमंड के अंदर निकलने से पहले। इस वजह से वो ग्लो करता है। डायमंड का केस, लो, छोटा क्रिटिकल एंगल होने की वजह से लाइट जो है वो इजीली टीआईआर एग्जीक्यूट करने लग जाती है बिकॉज ऑफ द स्मॉलर आईसी। दूसरा एप्लीकेशन जो हमने भी देख रखा है, मतलब ऑब्जर्व किया हुआ है, नाम से शायद पता हो, दूसरा एप्लीकेशन है मिराज। मिराज ये भी टीआईआर की वजह से होता है। वो कहते हुए सुना होगा कि वो रेगिस्तान में या ना डेजर्ट्स में जो है पानी दिख रहा है कुछ दूरी पे है, नजरों का धोखा कहते हैं उसको। तो वहां कोई एक्चुअली तो पानी होता नहीं है, लेकिन वो सरफेस हिलती हुई दिखती है तो ऐसा लगता है वाटर है ना। हाईवे पे होता है, हाईवेज पे गर्मी के दिनों में जब दिन में रोड बहुत ज्यादा गर्म हो जाती है तो टीआईआर की वजह से ऐसा लगता है कि वो रोड, वो जो सरफेस है वो मूविंग है। और मूविंग के लिए जो पहला इंप्रेशन माइंड में क्रिएट होता है, माइंड को डिफॉल्ट पता रहता है कि यार पानी है होता है तो चीजें मूव करती हुई दिखती है, तो वो सरफेस हिलती हुई दिखती है। वो मिराज है, इसको मिराज कहते हैं। ऑप्टिकल इल्यूजन है जो कि टीआईआर की वजह से हमारे माइंड में डेवलप होता है। ओके, इसका डायग्राम के थ्रू सेटअप दिखाता हूँ अभी। इट इज एन ऑप्टिकल इल्यूजन, it is an optical illusion observed in deserts, observed in deserts or over hot extended surfaces, extended surfaces, due to which a traveler sees a shimmering, हिलता हुआ, moving pond of water some distance ahead, कुछ दूरी पर, लेकिन जब उस जगह पहुंचते हैं तो वहां कुछ नहीं, ऑब्वियसली नथिंग इज विजिबल, सम डिस्टेंस है। ठीक है, हाउ इट अकर्स, टीआईआर हो तो रहा है पर कैसे हो रहा है उसका एग्जीक्यूशन बताना। अगर हॉट सरफेस में कहीं पर कोई ऑब्जेक्ट है जो दूर से दिख रहा हो, बड़ा ऑब्जेक्ट है कोई, ठीक है। एटमॉस्फियर में एयर के टेम्परेचर्स अलग अलग होते हैं, लेयर्स बनी होती है एयर में भी, इनविजिबल होती है ऑब्वियसली, मल्टीपल लेयर्स होती है, सॉरी,
मल्टीपल लेयर्स होती हैं, टेम्परेचर के अकॉर्डिंगली सेग्रीगेटेड। गर्म हवा, ठंडी हवा, ये अलग अलग जोन में प्रेजेंट होती है। तो मीडियम का टेम्परेचर अलग अलग है, उसकी वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। हमने लिखा था फैक्टर अफेक्टिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स में टेम्परेचर, है ना, वो यहाँ डिस्कस भी कर देते हैं। अब ये जो इसका टिप है, यहां से रे निकली, और जैसे जैसे रे ट्रैवल करेगी वो अलग अलग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से ट्रैवल करते हुए जाएगी और रिफ्रैक्ट होती जाएगी कुछ इस तरीके से। यहां से रे जनरेट हुई, पहली लेयर पे आई, यहाँ पे नॉर्मल की वजह से रिफ्रैक्ट हो गई, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा और बड़ा हो गया। और एक पर्टिकुलर मोमेंट ऐसा आएगा जब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा हो जाएगा, और वहां से लाइट रिफ्रैक्ट TIR कर जाएगी। इंस्टेड ऑफ गोइंग फर्दर, इट बेंड्स इन द सेम डायरेक्शन, टोटली रिफ्लेक्टेड, और ये जो रे यहाँ से ट्रेवल करते हुए जाएगी, तो हम यहाँ से ऑब्जर्व कर रहे हैं कुछ दूरी पर। आवर आईज कैन ओनली फील द लाइट टू बी कमिंग फ्रॉम स्ट्रेट लाइन, तो हमें दिखेगा कि लाइट एक्चुअली यहां से आ रही है। तो वो ऑब्जेक्ट की हमें पर सॉर्ट ऑफ इमेज दिखाई देगी। और जमीन के अंदर अगर कोई इमेज बन रही है तो वो पानी की वजह से हो सकती है, ऐसा हमारे माइंड को थॉट क्लियरली होता है। और ये जो इमेज बनी है वो फिक्स्ड भी नहीं होती, हिलती हुई होती है, क्योंकि हवा मूविंग है, एयर मूविंग है, टेम्परेचर वेरिएशन होते रहते हैं। ये लाइट अभी यहाँ आ रही है, थोड़ी देर बाद यहाँ आएगी, थोड़ी देर बाद यहाँ पर आएगी, तो वो जगह बदलती हुई दिखेगी, कभी यहाँ, कभी यहाँ पर, कभी यहाँ पर, उसका टिप चेंज होता रहेगा, तो वो हिलता हुआ दिखता है इमेज। इसको कहते हैं शिमरिंग इमेज बनती है, शिमरिंग सॉर्ट ऑफ। अभी तो हम सिंगल दिखा रहे हैं, पर वो मल्टीपल, क्योंकि हवा लगातार मूविंग रहती है, रिफ्रैक्टिव इंडाइसेस चेंज होते रहते हैं, तो लगता है कि जो ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है। सो दैट इज हाउ दिस इफेक्ट इज विजिबल टू अस, है ना। TIR has happened after a particular layer of refraction, multiple refractions, ठीक है। ये TIR का मिराज में एप्लीकेशन है। अब देखो, जितना नीचे की लेयर होगी ना जमीन के पास की, उतनी गर्म होगी, और गर्म हवा रेयरर मीडियम होती है, और जितनी ठंडी हवा होती है उतनी डेंसर होती है। तो हर बार लाइट डेंसर से रेयरर में ही जा रही है, जो कि TIR का कंडीशन है ना। द लाइट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम denser to rarer, the condition for TIR is satisfied। और जिस लेयर पे आते आते एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल से बड़ा हो गया, TIR हो जाएगा, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगी। तो दैट इज हाउ इट अकर्स मिराज। यही हाईवेज पे भी होता है, जब हम बहुत दूर की रोड को इंक्लिनेशन में देखते हैं तो बिल्कुल सेम प्रोसेस चलती है। ओके, दैट वाज फॉर्मेशन ऑफ मिराज। नेक्स्ट एप्लीकेशन फॉर TIR, थर्ड एप्लीकेशन इज टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। ये डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आता है, डायग्राम ड्रॉ करके कंडीशन दिखानी होती है, डायग्राम ड्रॉ करके आना होता है, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन।
इसमें 3 केस है हमारे पास। प्रिज्म की ही बात चल रही है और उसके ओरिएंटेशन की बात है यहाँ पे, कि लाइट को अपन ने कितने एंगल पे इंसिडेंट करवाया टीआईआर करवाने के लिए। पहला केस, हमने एक प्रिज्म लिया, राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म लिया जाता है, जिसमें एक 90 डिग्री होता है, बाकी दोनों 45-45 होता है। ठीक है, पहला केस देख रहे हैं। ओके, हमने लिया है राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। ये जो टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म होते हैं ये सब राइट एंगल्ड और आइसोसेलेस होते हैं। राइट एंगल्ड आइसोसेलेस प्रिज्म। अब इनमें लाइट को एंटर कहाँ से करवाया जा रहा है उसके बेसिस पे उसका एग्जिट प्लान होता है। मान लो एक लाइट यहां से एंटर कर रही है, ये ये आ गई सीधे अंदर। सीधे अंदर क्यों आ गई? क्योंकि मैंने परपेंडिकुलरली पास किया। लेकिन इस पॉइंट पे, यहाँ पे इस पॉइंट पर एंगल ऑफ इंसिडेंस 45 डिग्री, यानी कि क्रिटिकल 45 डिग्री का बनेगा। देखो ना, यहाँ पे नॉर्मल बनाई मैंने, ये रही नॉर्मल। ठीक है, ये एंगल कितना बनेगा? ये एंगल बनेगा 45। और टीआईआर भी होगा। ये टीआईआर हो गया, बाहर नहीं गई लाइट रिफ्रैक्ट होके, टीआईआर हो गई। क्योंकि जो 45 डिग्री का एंगल ऑफ इंसिडेंस आया है ये उस प्रिज्म के क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो टीआईआर होना ही था। टीआईआर हुआ। क्रिटिकल एंगल होता है इसका 42 डिग्री का। इसका जो आईसी है वो 42 ही है, और जबकि अपन ने लाइट 45 पे एंटर करवा दी, तो एंगल क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर गया, इसीलिए टीआईआर हुआ। एक और लाइट अगर हम लें यहाँ से, वो भी ये। तो अगर मान लो ये कोई ऑब्जेक्ट था यहाँ पे, अगर ये कोई ऑब्जेक्ट था ऐसा, ए बी, अगर ए बी कोई ऑब्जेक्ट था, तो देखो उसके हेड की रे कहाँ गई? ये पहले वाली। हेड की रे ये पहले वाली। ये ऐसा इमेज बनेगा उसका, ऐसा इमेज बनेगा। 90 डिग्री बेंड करना, अगर किसी क्वेश्चन आया कि 90 डिग्री लाइट को बेंड करना है, तो ये डायग्राम बना के आना होगा। इस फर्स्ट केस में हमने लाइट को 90 डिग्री डेविएट किया। लाइट अपने ओरिजिनल डायरेक्शन से 90 डिग्री पे चली गई। तो अगर ऑब्जेक्ट वैसा रहा होगा तो इमेज ये बनेगी, इमेज इस तरह की बनेगी। ए डैश बी डैश नाम दे रहे थे। दिस इज केस वन फॉर द रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म्स। 90 डिग्री डेविएशन, 90 डिग्री डेविएशन। ओके, इस तरह के प्रिज्म का प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है पेरिस्कोप्स। पेरिस्कोप्स में ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। रिमेंबर, हर्ड अबाउट पेरिस्कोप? पेरिस्कोप। ओके, तो कैलाइडोस्कोप बोलते हैं।
पेरिस्कोप वाज दिस कि वी हैड अ ट्यूब लाइक दिस एंड मान लो यहाँ वॉल है, वी इफ यू वांट टू लुक बिहाइंड द वॉल, है ना, नीचे से ही देखना है ऊपर का, तो लाइट मिरर्स वाला पढ़ा है हम लोगों ने, तो कि यहाँ पर एक मिरर होता था, यहाँ पर एक मिरर होता था, यहाँ से लाइट आएगी, यहाँ टकराएगी, यहाँ टकराएगी, आपको दिख जाएगा कि उधर क्या चल रहा है। ये होता था पेरिस्कोप। उसमें भी लगता है, सबमरीन्स, सबमरीन्स में लगा होता है ना? तो वहां पे ये कॉन्सेप्ट, डेविएशन इस तरह का किया जा सकता है। नेक्स्ट, सेकेंड केस है कि अगर मुझे लाइट को पूरा 180 डिग्री बेंड करना है, इफ आई वांट टू डेविएट द लाइट थ्रू 180 डिग्रीज, द सेटअप चेंज, मतलब प्रिज्म तो यही रहेगा लेकिन लाइट की एंट्री चेंज करनी पड़ती है। इस बार हमें उसको हाइपोटेनस से एंटर करवाना होता है। द लाइट नीड्स टू बी एंटर्ड थ्रू द हाइपोटेनस पार्ट, ये और ये रहा 90 डिग्री का एंगल, ये 45 45, और हम एंट्री करवा रहे हैं हाइपोटेनस से, हाइपोटेनस से एंट्री करवा रहे हैं। तो अगर मैंने यहाँ से एक रे एंटर करी, दो रेज अपन एंटर करते हैं, पहले एक का दिखाता हूँ। ये पहला TIR हुआ, और फिर से एक और TIR हुआ, दो TIR हुई, लाइट वापस आ गई प्रिज्म से, प्रिज्म से लाइट को वापस लाया गया है, अंदर डाल के वापस बाहर TIR की, वरना तो रिफ्रैक्ट होके बाहर चली जानी चाहिए। एक रे और बनाते हैं, ये फिर से दो TIR, अंदर एक केम आउट। तो अगर मेरा ऑब्जेक्ट ये था AB, तो हेड वाली जो इमेज, हेड वाली जो रे है वो नीचे की तरफ आ गई, हेड वाली रे नीचे आ गई है। आप उसको चेक कर सकते हो बहुत आराम से कि जो रो अपन ने A पॉइंट से भेजी थी वो नीचे आ गई है A डैश पे, इन्वर्टेड इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट इन्वर्टेड दिखेगा। ओके, इस तरह के अरेंजमेंट को, या ये 180 डिग्री पे रिफ्लेक्ट कराने वाले प्रिज्म्स को एक अलग से नाम दिया गया है, पोरो प्रिज्म। 180 डिग्री का डेविएशन, इट डेविएट द रे थ्रू 180 डिग्री। 180 डिग्री डेविएशन करवाना हो तो ये रे का पाथ फॉलो करवाना होगा। एंड द थर्ड केस, रेस का डायरेक्शन चेंज नहीं करना है, रेस का डायरेक्शन चेंज नहीं करवाना है, पर इन्वर्टेड इमेज बनानी है, तो तीसरा केस फॉलो करना पड़ता है, जिसमें कि अपन, ये अपन ने वो राइट एंगल वाले, मतलब प्रिज्म वही है, 90 45 45 वही चल रहा है, ये हो गया। इस बार रे को इंक्लाइन पे डाला गया, इंक्लाइन फेस पे अपन ने एंट्री दी। पहले तो नॉर्मल रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन हुआ, रिफ्रैक्शन होने के बाद जब वो लाइट अगली सरफेस पे गई, तो वहां उसने 45 डिग्री का एंगल बना लिया, जो कि उस क्रिटिकल एंगल से बड़ा था, और यहाँ से TIR होने वाला है, यहाँ से TIR हुआ, ये TIR हुआ नीचे वाली फेस पे, हाइपोटेनस पे, और वहां से फिर रिफ्रैक्शन हुआ। ये ये पहली रे बना दी अपन ने,
दूसरी वाली दिखाएंगे अब। दो रिफ्रैक्शन हो रहे हैं और एक टीआईआर हो रहा है। टीआईआर नीचे हो रहा है। एंड नाउ लेट्स लुक आउट टू द सेकेंड वन। यहाँ से फिर टीआईआर हुआ और रे बाहर। रे के डायरेक्शन में कोई चेंज नहीं आया, कोई डेविएशन नहीं हुआ लाइट का। लाइट जिस रास्ते पे आ रही थी उसी रास्ते पे सीधी की सीधी पैरेलल बाहर निकल गई है। लेकिन रेज ऊपर नीचे जरूर हो गई हैं। अगेन इन्वर्टेड इमेज, बट नो डेविएशन। इन्वर्टेड इमेज बट नो डेविएशन। इस तरह का केस, ऐसे प्रिज्म्स को इरेक्टिंग प्रिज्म्स कहते हैं। And the setup is utilized in binoculars, and projection lanterns. क्योंकि ये लाइट के डायरेक्शन को चेंज नहीं करते, सिर्फ इमेज इन्वर्टेड बनती है। बाकी दोनों में डेविएशन हो रहा है, बाकी दोनों में लाइट डेविएट हो रही है, यहाँ पे कोई डेविएशन नहीं है। विदाउट डेविएशन ऑफ रेज, या लिख देते हैं नो डेविएशन ऑफ रेज। तो सिचुएशन दी जाएगी, आपको सूटेबल डायग्राम प्रेजेंट करना होगा कि किस तरह का प्रिज्म जो है क्या रोल प्ले करवा सकता है। प्रिज्म तो सेम ही है, उसकी पोजीशनिंग, लाइट को एंट्री कहाँ से दे रहे हो आप, उस पर डिपेंड कर रहा है कि किस तरह का वो एग्जिट प्लान बनेगा। So that was one of the application for TIR, reflecting prisms. Reflecting prisms. Okay. Reflecting prisms. The third number application. And now, the final application of optical, the TIR is optical fibers. ये भी एक काफी वेटेज रखता है। ऑप्टिकल फाइबर्स। ऑप्टिकल फाइबर्स। Okay, let's see. You must have seen optical fibers already. Where? इंटरनेट की जो अब केबल्स आने लग गई हैं, आपके घर में अगर इंटरनेट आ रहा है तो जो केबल आई है उसकी बाहर से और आपके आके राउटर में या मॉडेम में लगी है, वो ऑप्टिकल फाइबर है। उसको कट होता हुआ देखा है कभी? जो इंटरनेट का केबल आपके घर में आ रहा है, इंटरनेट का वायर जो आपके घर में आ रहा है, अगर आप कभी कोई रिपेयर या कुछ कभी वर्कआउट हो और अगर वो कभी केबल कट करें, आपको उसमें से उसके अंदर ग्रीन लाइट निकलती हुई दिखेगी। लाइट ट्रेवल करती है उन फाइबर्स में। इंटरनेट की जो केबल हमारे घर में आ रही है उसमें लाइट ट्रेवल कर रही है। लाइट, इसीलिए इंटरनेट स्पीड आज के टाइम बढ़ गई है, बिकॉज इंटरनेट स्पीड इज ट्रैवलिंग विद इन द फॉर्म ऑफ लाइट। और ऑप्टिकल मतलब लाइट, लाइट ट्रेवल कराने वाले फाइबर्स, लाइट ट्रेवल कराने वाले फाइबर्स, ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, ओके, चलिए बात करते हैं इनके बारे में।
और ये जो फाइबर है ना जिसमें से लाइट ट्रेवल कर रही है, वो तो उसके ऊपर कोटिंग वोटिंग लगी होती है, इसलिए वो थोड़ा मोटा भी दिख रहा है, वरना उसकी थिकनेस हमारे हेयर्स के बराबर है, हेयर की थिकनेस के बराबर है। उतने पतले तार में से लाइट ट्रेवल कर रही है, ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, इट इज, कभी मौका मिले तो जरूर देखना, ऑप्टिकल फाइबर ऐसे ऑब्जर्व करने में आते ही नहीं है, क्योंकि कहीं काम ही नहीं पड़ता। इट इज, हाँ नीचे रहती है, अंडरग्राउंड वायरिंग होती है। वो तो हमारे घर में जो केबल आ रहा है, कभी इंटरनेट कनेक्शन का कोई फॉल्ट है, कभी सर्विसिंग के लिए बुलाया, कभी राउटर चेंज होता है या पिन चेंज होती है, कभी कनेक्शन अपडेट होता है, तो मौका लगे तो बिल्कुल ये काम कर देखना, जब वो उसको कट करके केबल को वापस रिपेयर कर रहे होते हैं, जॉइंट लगा रहे होते हैं, तो लाइट अंदर दिखती है ट्रैवल करती हुई फाइबर के अंदर। इट इज अ हेयर थिन, it is a hair thin long strand of glass, of glass or quartz, surrounded by a glass coating, surrounded by a glass coating of slightly lower refractive index, ताकि बाहर रेयर मीडियम बन जाए। बाहर वाली लेयर कम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की है, ताकि बाहर का मीडियम रेयर बन जाए, अंदर डेंसर रहेगा तो टीआईआर होता रहेगा। कैसे होता है देखो, दिखता कैसा है ये, सबसे अंदर का हिस्सा जो हेयर थिकनेस का है, जिसमें से लाइट एक्चुअली ट्रेवल कर रही है, उसके बाहर एक और लेयर लगाई जाती है, एक लेयर और लगाई जाती है ये, और उसके बाहर उसकी फाइनल कोटिंग होती है जो हमें दिख रही होती है, हमें ये बाहर की कोटिंग दिख रही होती है, हमें ये कोटिंग दिख रही होती है। तो ऐसे लेयर्स में बना हुआ है वो फाइबर। ठीक है, और होगा क्या, ये तो क्लैडिंग है, और ये मेरा फाइबर। लाइट कैसे चल रही होगी इसके अंदर, लाइट कैसे ट्रेवल करती है वो दिखा रहा है। ये जो, अच्छा पहले लेबलिंग करवा देता हूँ। ये जो सबसे अंदर का ये जो पहला पार्ट है, दैट इज कोर, दैट पार्ट इज अ कोर। द नेक्स्ट पार्ट इज अ क्लैडिंग। क्लैडिंग के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन जनरेट हुए हैं बोर्ड एग्जाम में। क्लैडिंग, और ये तो बफर कोटिंग या फिर जो आउटर इंसुलेशन होता है, ताकि डैमेज को प्रोटेक्ट किया जा सके ना, इसलिए वो कवरिंग होती है ऊपर। ठीक है, कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 1 है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू 2 है, और म्यू 2 म्यू 1 से छोटा है, यानी क्लैडिंग एक रेयरर मीडियम है और कोर कंपैरेटिवली डेंसर मीडियम है। क्लैडिंग का फंक्शन पूछते हैं, अगर क्लैडिंग नहीं होगी तो टीआईआर ही नहीं होगा। क्लैडिंग का काम है रेयरर मीडियम प्रोवाइड करना, जिससे कि लाइट टीआईआर कर सके। अब क्या हो रहा है, लाइट ट्रेवल करके आ रही है, मान लो ये लाइट आई, ये लाइट यहां से वापस टीआईआर कर जाएगी, क्योंकि डेंसर टू रेयरर जानी थी, एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से बड़ा था, वो टीआईआर कर जाती है, वहां से भी टीआईआर कर जाती है, वहां से भी टीआईआर करती है, और कंटिन्यूसली टीआईआर होते हुए लाइट ट्रैवल करती है फाइबर के अंदर। दिस इज हाउ द लाइट ट्रेवल्स इनसाइड द fiber, not in a straight line, continuous straight path, in a zigzag manner,
by performing TIRs. Continuously TIRs are performed between the core and the cladding, and the light travels. And the light travels. It can never pass through cladding, although it is a glass, पर फिर भी वो cladding को पार नहीं करती कभी भी, क्योंकि TIR अलाउ नहीं करता. हाई क्वालिटी ग्लास या प्लास्टिक पॉलीमर्स, इन सब चीजों से बनते हैं ये कोर, क्लैडिंग और बफर कोटिंग्स. रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की कंडीशन मेंटेन की जाती है, हायर और लोअर वाली. यूजुअली कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.52 रहता है और क्लैडिंग का 1.48 रहता है. बफर कोटिंग इज जस्ट फॉर प्रोटेक्शन, नथिंग एल्स, नो रोल, नो अदर रोल. ओके. अब ऑप्टिकल फाइबर इंटरनेट केबल के अलावा और कहाँ कहाँ लग रहे हैं, उस पर बात कर लेते हैं. एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स. एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स, इनका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, किस किस काम में हो सकता है. पहला एप्लीकेशन है लाइट पाइप, जो कि डेकोरेशन या डिस्प्ले या मार्केटिंग या फिर एडवर्टीजमेंट वगैरह में जो आप लाइट्स देखते हो, वो ढेर सारे फाइबर के बंचेस बनाकर उसको कनेक्ट कर दिया जाता है, उसमें से लाइट पास करते हैं तो डिस्प्ले की तरह दिखता है. लाइट पाइप, बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स जब एक साथ लगा दिए जाते हैं. अब हर फाइबर में से अलग अलग लाइट अगर आ रही है, उसको मैं अगर एक पर्टिकुलर पैटर्न में रख दूंगा तो डिजाइन बन जाएगी ना, तो उसको लाइट पाइप कहते हैं. बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स इज अ लाइट पाइप. बंडल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स फाइव. ठीक है. किसी भी चीज की इमेज बनाई जा सकती है ऑप्टिकल फाइबर्स के थ्रू. हम एक फाइबर से पूरी इमेज नहीं बना सकते, तो बहुत सारे ढेर सारे फाइबर्स को, जैसे ए बनाना है मेरे को, तो ए जैसा इमेज दिखाना है किसी का लेटर का, तो ढेर सारे फाइबर्स लगे होंगे, वो सबकी केबल होगी अपनी अपनी, है ना. समझ रहे हो बात को, ऐसा. और फिर वो हर कलर, हर एक में से कलर निकल के आएगा, तो ढेर सारे फाइबर्स का बंच बना बना के पाइपिंग कर देते हैं, फिर वो डिजाइन या ब्रांडिंग में काम आता है. तो ये हो गया लाइट पाइप. आपने कभी देखा होगा पहले के टाइम पे बहुत होता था, लोगों के घर में फ्लावर वास में से बड़े बड़े ऐसे फाइबर्स निकले रहते हैं, अभी भी बहुत जगह डेकोरेशन में होता है, और उसमें से लाइट जल रही होती है. फाइबर्स पूरे पूरे वायर में लाइट, जब ऑप्टिकल फाइबर इटसेल्फ. ठीक है. ओके. और मेडिकल एग्जामिनेशन बहुत मेजर यूज हो रहा है. मेडिकल एग्जामिनेशन में बहुत मेजर यूज हो रहा है. एक नाम सुना होगा आपने, होपफुली, एंडोस्कोपी. बिना ऑप्टिकल फाइबर के हो ही नहीं सकती. कैसे, क्या होता है एंडोस्कोपी? अंदर के ऑर्गन्स को देखना, है ना. व्यूइंग द इंटरनल ऑर्गन्स. स्कोपी मतलब स्टडी, एंडो मतलब अंदर, बॉडी के अंदर. स्टमक देखना है, इंटेस्टाइन अंदर से देखनी है, हार्ट देखना है, नेजल कैविटी चेक करनी है, लंग्स में ट्रैकिया वगैरह के पैसेज देखना है. सबके लिए जो पाइप अंदर जा रहा है, उसके आगे छोटा सा कैमरा लगा है, जो पाइप बॉडी में जा रहा है,
उसके आगे कैमरा लगा है। ईयर जब टेस्टिंग होती है, ईएनटी के पास आप जाते हो तो वो पाइप से पूरा ऑप्टिकल फाइबर आपके कान में अंदर जो पैसेज है उसमें पास करता है, पतला सा फाइबर रहता है, उसमें आगे कैमरा लगा है। उस कैमरे से ही तो लाइट ट्रेवल करके जा रही है और स्क्रीन तक जा रही है, डिस्प्ले दिख रहा है। एंडोस्कोपी, इट इज ऑल बेस्ड ऑन ऑप्टिकल फाइबर्स। ठीक है, ओके, एंडोस्कोपी है ना, फाइन। एंडोस्कोपी इज generating images of internal organs of the body. Endoscopy. पाइप को पूरा एलिमेंट्री कैनाल, इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक का शेप, अंदर कितना एचसीएल फिल्ड है क्या नहीं है, पूरा क्लियर इमेज बनता है एंडोस्कोपी में। ईसोफेगस वगैरह सब 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 दिखता है। एवरीथिंग कैन बी व्यूड नाउ, है ना, इजीली। ठीक है, देन थर्ड पार्ट, ये जो अपन इंटरनेट वाली बात कर रहे हैं, टेली कम्युनिकेशन। टेली कम्युनिकेशन, सिग्नल भेजना और रिसीव करने में। ठीक है, टेलीफोन कॉन्वर्जेशंस। लैंडलाइन तो आजकल ज्यादा यूज नहीं होता, पर लैंडलाइन में भी आजकल ऑप्टिकल फाइबर लगते हैं। आप जब लैंडलाइन में कुछ बोलते हो तो आपकी जो साउंड है वो पहले इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है अंदर, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट होती है, और वो लाइट एनर्जी ट्रैवल करती है दूसरे फोन तक, वहां से फिर कन्वर्जन होता है एंड द साउंड कैन बी हर्ड अगेन। टेली कम्युनिकेशन। ठीक है, नाउ देन फोटोमेट्रिक सेंसर्स, लाइट बेस्ड सेंसर्स बनाने में ऑप्टिकल फाइबर्स लगते हैं, जो कि लाइट की प्रेजेंस को चेक करते हैं। हार्ट में ब्लड फ्लो देखने के लिए फोटोमेट्रिक सेंसर्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इनका काम आता है रिफ्रैक्टोमीटर्स बनाने में। ये वो डिवाइस होते हैं जो किसी भी चीज का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स फाइंड कर सकते हैं। रिफ्रैक्टोमीटर, मेजर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उनको बनाने में भी ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल होता है। फोटोमेट्रिक सेंसर के अंदर एक पॉइंट डाल सकते हैं भले ही, याद ध्यान रखने के लिए, ब्लड फ्लो इन द हार्ट, उसको चेक करने के लिए। ठीक है, मेजर करने के लिए, फॉर मेजरिंग द ब्लड फ्लो इन द हार्ट। और टेली कम्युनिकेशन तो हो ही गया, वो टेलीफोन्स एंड इंटरनेट केबल्स एंड ऑल दोस थिंग्स। ये हो गया ऑप्टिकल फाइबर। और यहाँ क्लोज होता है टीआईआर, जहां से अपन ने हेडिंग डाल के टीआईआर को शुरू किया था। टीआईआर, उसकी खुद की कंडीशन, उसका डायग्राम, फॉर्मूला, उसके एप्लीकेशंस में पहले नंबर पे डायमंड, दूसरे पे मिराज, तीसरे पे खुद एक टॉपिक बन के आया प्रिज्म, और फिर एक ये टॉपिक बन के आया ऑप्टिकल फाइबर। ये सब टीआईआर उसके एप्लीकेशंस का पूरा पैकेज यहाँ पे क्लोज होता है। ये टीआईआर का सेक्शन है। ठीक है, तो अब अपन ये चैप्टर बहुत सारे छोटे छोटे अलग अलग ग्रुपिंग्स में चल रहा है, ग्रुप्स में चलेगा। पहला ग्रुप बना लिया था अपन ने रिफ्लेक्शन का, वो तो वहीं क्लोज कर दिया था। दूसरा ग्रुप बनाया था रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन में अपन ने लॉज, और उसके बाद में टाइप्स, और एपरेंट और रियल डेप्थ, और उसके बाद रिफ्रैक्शन का ये पार्ट बना क्या, टीआईआर, है ना? ये पूरा एक सेक्शन था। ठीक है, अगले सेशन में जो अपन शुरुआत करेंगे
वो स्फेरिकल लेंसेज से होने वाली है। अगला सेक्शन हमारा है स्फेरिकल लेंसेज, लेंस फॉर्मूलाज, रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस. We'll be having some lots of derivations in the upcoming session. Lens maker formula, सारे मेजर डेरिवेशंस अब ये इस सेक्शन में, नेक्स्ट सेक्शन में अपने पास आ रहे हैं. कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, और उसके बाद एक सेक्शन आएगा प्रिज्म का, जिसपे प्रिज्म रिलेटेड टॉपिक्स चलेंगे. एंड देन विल बी क्लोजिंग रे ऑफ लेंस फॉर द फर्स्ट हाफ. ठीक है.